हम इन बुरे दिनों से कुछ सीख जाते हैं और उनका इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, तब हम न केवल बुरे वक्त से बाहर आते हैं बल्कि उस पर हमेशा के लिए जीत भी हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही एक बुरे वक्त से हम सभी एक बार मुकाबला कर चुके हैं। जी हां, आप समझ ही रहे होंगे कि हम किस बुरे वक्त की बात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये बात हो रही है कोरोना वायरस की, जिसकी शुरुआत 2019 में चीन के वुहान शहर में सी फूड और पोल्ट्री बाजार से हुई थी। इस महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और इस महामारी के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देशों के कई अस्पताल कोरोना से संक्रमित मरीजों से एकदम भर चुके थे। अगर बात करें अपने देश भारत की, तो लगभग 130 करोड़ आबादी में कोरोना की महामारी के चलते हजारों की संख्या में संक्रमित मरीज रोज अपना दम तोड़ रहे थे। यहां तक कि अस्पतालों में हालात इतने बुरे थे कि बेड्स की कमी के चलते अस्पताल के फर्श और पार्किंग में भी मरीजों का इलाज करना पड़ रहा था। आज के समय में कोरोना का खतरा भले ही टल गया हो, लेकिन आने वाले भविष्य में ऐसे ही खतरे किस रूप में हमारे सामने आएंगे, इसका शायद हमें अंदाजा भी नहीं है। आज के दौर में इंसान की जान ही सब कुछ है, तभी तो कहते हैं कि जान है तो जहान है। इसीलिए कोरोना महामारी के दौरान इसे रोकने और ज्यादा न फैलने के लिए भारत सरकार ने आम जनता के लिए कई योजनाएं और सुविधाएं तैयार की और उन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम भी किया। जैसे कि उन्होंने नए नए अस्पताल बनवाए, लोगों को आइसोलेशन और क्वारंटीन की सुविधा दी, लोगों को कोरोना के दौरान कुछ इमरजेंसी मेडिकल बातें भी बताई गईं। साथ ही उन्होंने क्वारंटीन हुए लोगों के खाने पीने के साथ साथ बाकी लोगों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी दी। कोरोना की वजह से लोगों को, खासतौर पर बड़े बुजुर्गों को हाई ब्लड प्रेशर, दिल से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पहले के मुकाबले अब लोगों में इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम होने लगी है। लेकिन भविष्य में इन जैसी बीमारियों से बचने के लिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। यही नहीं, कुछ बीमारियां या फिर कुछ हालात तो ऐसे भी होते हैं जिसमें मरीज को तुरंत मदद या मेडिकल हेल्प न मिलने पर उसकी मौत का खतरा बढ़ जाता है। तब ऐसी हालत में एम्बुलेंस का इंतजार करना सिर्फ वक्त की बर्बादी होती है। जैसे कि मिर्गी का दौरा, जिसे एपिलेप्सी कहा जाता है, उसका पड़ना, सीने में जोर से दर्द होना, सांप का काटना, प्रेगनेंसी में होने वाले लेबर पेन, इन जैसे हालात में तुरंत मेडिकल मदद न मिलने से खतरा और भी बढ़ जाता है। हालांकि ज्यादातर लोग ऐसी हालत में एम्बुलेंस को कॉल करना सही समझते हैं, जो कि सबसे बेहतर चॉइस होती है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की आबादी है, वहां सही समय पर एम्बुलेंस का पहुंचने का चांस बहुत कम होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी हादसे को रोकने के लिए डॉक्टर के इलाज से पहले मिलने वाले फर्स्ट एड यानी मेडिकल इमरजेंसी के बारे में पूरी जानकारी होना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। और जिंदगी का मोल हम इमरजेंसी के हालात में ही समझ पाते हैं। किसी हादसे, एक्सीडेंट या अचानक दौरा पड़ जाने जैसे हालात में जरूरत होती है एक साथी की तरह हाथ बढ़ाकर मदद करने वाले की। तो आप ही बताइए कि ऐसी हालत में आप अपने दोस्त या परिवार वालों की किस तरह से मदद करेंगे और उनकी जान बचाने के लिए कौन से कदम उठाएंगे। अक्सर लोग ऐसे हालात को देखकर आगे नहीं आते, और अगर कोई आगे आता भी है तो उसे पता ही नहीं होता कि आखिर करना क्या है। इसलिए इन्हीं मुश्किल हालात का सामना किस तरह से करना चाहिए और डॉक्टर के इलाज से पहले फर्स्ट एड देकर आप किस तरह से किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, यही सही जानकारी और सभी जानकारी आज कुकू एफएम आपके लिए लेकर आया है। तो आइए दोस्तों, अब बिना देर किए फर्स्ट एड यानी मेडिकल इमरजेंसी की अहमियत के बारे में जानना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है, जिसमें कभी हमें खुशी मिलती है तो कभी दुख। जैसा कि हमने बताया था कि दुख भरे या मुश्किल हालात का सामना कब और किस वक्त हो जाए, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आमतौर पर एक आपदा या इमरजेंसी की 2 वजह होती हैं। एक,
या तो ये नेचर की वजह से आती है, जिसमें भूकंप, सुनामी, बिजली का गिरना या फिर बादलों का फटना जैसी घटनाएं शामिल होती हैं। इसके अलावा कई बार ये इंसानों की वजह से भी आती हैं, जैसे कि इंसानों द्वारा बनाए गए खतरनाक केमिकल, फैक्ट्री से आने वाली जहरीली गैस, या फिर किसी तरह की महामारी या किसी तरह के वायरल का फैलना भी इंसानों की ही देन है। अक्सर इमरजेंसी हालात या फिर मुश्किलों की वजूहात से हम इंसान ऐसे होते हैं क्योंकि इंसान हमेशा कुछ नया करने की चाह में बहुत कुछ गलत कर देते हैं और नेचर के साथ छेड़छाड़ कर बैठते हैं। यहाँ तक कि वो कुछ ऐसी चीजें भी बनाते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके नतीजे में उन्हें खुद को नहीं पता होता है, और इसी का बुरा असर हम सभी इंसानों को झेलना पड़ता है। हम इंसानों की वजह से ही हवा और पानी भी गंदा हो चुका है। हर साल पूरी दुनिया में करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि वो जहरीली हवा में सांस लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। साथ ही सही समय पर इलाज न मिलने की वजह से ये बीमारियां एक खतरनाक रूप ले लेती हैं। आगे बढ़ने की चाह में इंसान पर कामयाब होने का, पैसे और पावर का ऐसा नशा सवार हो जाता है कि वो अपने रास्ते में आने वाले जंगल, जल, जमीन, हर चीज की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। विकास के नाम पर इंसान इतने जहरीले केमिकल बना रहा है जो हमारे नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ इंसान इतने मतलबी होते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या फिर ऐश और आराम पाने के लिए अगर ऊंची ऊंची इमारतें भी खड़ी करनी पड़ें तो वो बिना कुछ ज्यादा सोचे और समझे हजारों पेड़ों और जंगलों को तबाह करने को भी तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से निकलने वाली गंदगी को, जिसमें प्लास्टिक भी शामिल होती है, नदियों में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को पीने का साफ पानी भी मिलना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि ज्यादातर जगहों में जमीन के अंदर का पानी भी गंदा और जहरीला हो चुका है, जिसमें फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे केमिकल की मात्रा इस कदर बढ़ गई है कि इससे लोगों में कई तरीके की बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। गंदा पानी पीने की वजह से लोगों को पेट और लीवर से जुड़ी दिक्कतें जैसे कि डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां होने लगी हैं। भले ही ये बीमारियां मामूली लगती हैं, लेकिन इन बीमारियों का सही समय पर इलाज न मिलने की वजह से मरीजों की जान तक जा सकती है। ये दिक्कतें अक्सर लोगों के शरीर को अंदर से बहुत कमजोर कर देती हैं। इसी वजह से उनके ऊपर बाकी सभी बीमारियां भी हावी होने लगती हैं। अब ऐसे बढ़ते पॉल्यूशन के बीच कब और कौन सी बीमारी या दिक्कत किस रूप में हमारे सामने आ जाए, इसका किसी को पता ही नहीं चलता। ऐसी बीमारियों का इलाज बेशक किया जा सकता है, लेकिन कुछ हालत में तुरंत इलाज न मिलने पर इंसान की जान का खतरा और बढ़ जाता है। जैसे कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शुगर और बीपी की दिक्कत होना एक आम बात हो गई है। लेकिन इन सभी बीमारियों के चलते हार्ट अटैक का खतरा और भी बढ़ जाता है। पहले जहां हार्ट अटैक का रिस्क बड़े बुजुर्ग यानी कि 60 साल की उम्र के लोगों में देखने को मिलता था, वहीं अब ये नौजवानों में भी देखने को मिल रहा है। आजकल के लोगों में 30 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक के केसेस सामने आने लगे हैं, और हार्ट अटैक के केस में अगर 15 मिनट के अंदर किसी को सही इलाज मिल जाता है तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। यही नहीं, हार्ट अटैक जैसे कुछ और ऐसे केस होते हैं जिनमें तुरंत मरीज को इलाज मिलने पर इंसान की जान बचाई जा सकती है, जैसे कि हीट स्ट्रोक, पानी में डूबना, सांस की नली में बाहरी चीज अटक जाना, दिल की धड़कन रुकना, खून बहना या शरीर में जहर का असर होना। इसके अलावा दौरे पड़ते समय या फिर अचानक आए भूकंप या फिर आग लगने के दौरान मदद की तुरंत जरूरत पड़ती है। अगर ऐसे वक्त में सही कदम उठाए जाएं तो कोई भी इंसान किसी भी हादसे को होने से पहले उसे रोक सकता है। ऐसे में एक इंसान किसी भी बीमार इंसान को या फिर किसी घायल इंसान को वक्त रहते फर्स्ट एड या फिर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प दे तो काफी हद तक उसकी जान का खतरा कम किया जा सकता है। एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन वो होती है जिसमें मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसे वक्त पर उसे कोई मेडिकल हेल्प ना मिले तो उसकी मौत का खतरा बढ़ जाता है।
यही वजह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स या डॉक्टर भी किसी तरह के हादसों को रोकने के लिए या फिर मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले फर्स्ट एड देने के लिए कहते हैं। इसका मकसद कम से कम चीजों यानी साधनों में ये इंतजाम करना होता है कि किसी घायल या बीमार इंसान को किसी वजह से डॉक्टर का इलाज न मिलने पर भी उसकी जिंदगी को बचाया जा सके। तो चलिए चलते हैं इस चर्चा के अगले एपिसोड की ओर और जानते हैं कि कैसे एक इंसान मुश्किल हालात में सही कदम उठाकर या फिर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प देकर किसी इंसान की मदद कर सकता है। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में काम के दौरान सीने में दर्द उठना एक आम बात हो गई है, लेकिन कई बार सीने में तेज दर्द हार्ट अटैक की वजह भी बन जाता है। इसलिए इस दर्द को लेकर लापरवाही बरतना बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे तो सीने में दर्द होने की बहुत सी वजह होती हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोगों को सीने में उठने वाले दर्द के पीछे की वजह पता ही नहीं चल पाती। ऐसे में ध्यान देना जरूरी है कि ये दर्द कार्डियक यानी दिल से जुड़ा हुआ है या नहीं, और अगर दर्द कार्डियक यानी दिल से जुड़ा हुआ है तो डॉक्टर के पास जाने की हड़बड़ी ना दिखाएं, बल्कि ऐसी हालत में पहले खुद को शांत करने की कोशिश करें, वरना ऐसी हालत में किसी की घबराहट ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। बहुत से लोग अक्सर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों हालात में बहुत फर्क होता है। असल में दिल का दौरा पड़ने को हार्ट अटैक कहते हैं, और यह दौरा तब पड़ता है जब दिल में खून का आना जाना रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब इंसान का दिल अचानक से काम करना बंद कर देता है या अचानक धड़कना बंद कर देता है। देखा जाए तो कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की तुलना में ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह बिना किसी वार्निंग के यानी कि अचानक से होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा दिल ऐसे अचानक से काम करना क्यों बंद कर देता है? साथ ही हमारे दिल तक खून क्यों नहीं पहुंच पाता? देखिए, हमारा दिल एक मस्कुलर ऑर्गन यानी शरीर के अंदर मांस से बना एक जरूरी अंग है, जो एक दिन में करीब 1,00,000 बार धड़कता है। हमारा दिल 24 घंटों में पूरे शरीर के 5,000 गैलन खून को पंप करता है। हमारे दिल का मेन काम होता है शरीर में चारों तरफ खून पहुंचाना और टिश्यूज को ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स भेजना। लेकिन जब हमारा दिल ये सब काम नहीं कर पाता या उसे ये काम करने में दिक्कत होती है तो लोगों को कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेडिकल के शब्दों में कहें तो हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं। जब किसी इंसान को दिल का दौरा पड़ता है तो उस वक्त दिल की मांसपेशियों तक अचानक खून की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से दिल की मांसपेशियों के सेल्स मरने लगते हैं। इससे आर्टरी हमारे शरीर के बाकी हिस्सों तक खून नहीं ले जा पाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टरी का आखिर काम क्या होता है, साथ ही ये आर्टरी दिल का दौरा पड़ने में क्या रोल निभाती हैं। इसे आसान शब्दों में समझते हैं। आर्टरी का काम होता है हमारे दिल से साफ खून को लेकर इंसान के बाकी शरीर के अंगों तक पहुंचाना, और जब इन्हीं आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है या फिर प्लाक जमा होने की वजह से कोरोनरी हार्ट डिसीज होती है। अगर आर्टरी के इस ब्लॉकेज को सही वक्त पर फिर से नहीं खोला जाता या सही नहीं किया जाता तो उस आर्टरी में सेल्स की मरने की वजह से इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। यही नहीं, छाती में दर्द होने के अलावा हार्ट अटैक के कुछ दूसरे भी लक्षण होते हैं, जैसे कि शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, जिसमें इंसान सीने में दर्द, बेचैनी या फिर किसी तरह का दबाव महसूस करता है, खासतौर पर अपने बाएं हाथ में। इसके अलावा जबड़े, गले और कंधे में भी दर्द महसूस होने का मतलब हो सकता है कि उस इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत ज्यादा पसीना आना या फिर छाती में किसी तरह के दर्द के साथ सीने में बेचैनी होना दिल के दौरे का संकेत हो सकता है। वहीं दिल की धड़कन का बढ़ना या कम होना या फिर कुछ सेकंड के लिए दिल का तेजी से धड़कने का संकेत भी नजरअंदाज ना करें और फौरन डॉक्टर से मिलें। यहाँ तक कि खांसी और जुकाम के वक्त गुलाबी रंग का बलगम ये बताता है कि किसी इंसान का दिल सही से काम नहीं कर पा रहा है। कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होना भी दिल के दौरे का ही इशारा होता है, क्योंकि जब दिल सही से काम नहीं कर पाता तो लंग्स यानी फेफड़े तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। यहाँ तक कि दिल के कमजोर पड़ने से हमारा दिल सही मात्रा में ऑक्सीजन हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से चक्कर आने जैसी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। बहुत से मिले सबूतों और घटनाओं से पता चलता है कि 45 साल की उम्र से ज्यादा के पुरुषों में और 55 साल की उम्र से ऊपर की औरतों में दिल का दौरा पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि औरतों के मुकाबले पुरुषों में दिल का दौरा पड़ने के चांसेस 2 से 3 गुना ज्यादा होते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी के घर परिवार में पहले की पीढ़ियों के दिल की बीमारी से जूझने का इतिहास रहा है तो उसकी वजह से आगे आने वाली पीढ़ियों की सेहत पर भी असर पड़ता है। ऐसे में दिल का दौरा या स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ज्यादा मोटापा यानी ओबेसिटी, खराब कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा ट्राइग्लिसराइड यानी हमारे खून में फैट ज्यादा होना भी दिल का दौरा या स्ट्रोक के होने के जोखिम को और बढ़ा देते हैं। हार्ट अटैक होने पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी होता है। किसी भी इंसान को हार्ट अटैक आता देखकर घबरा जाना बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन ऐसी हालत में ठंडे दिमाग से सोचने और सही कदम उठाने से इंसान किसी भी मरीज की जान बचा सकता है। अगर आपको अपने आसपास के किसी भी इंसान में हार्ट अटैक के या कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स दिखाई दें तो आप फौरन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को कॉल करें। ऐसी हालत में अगर मरीज होश में है तो सबसे पहले मरीज को फर्श पर लेटा दें और उसके टाइट कपड़ों को ढीला कर दें। इसके बाद मरीज के सिर को नीचे की तरफ करें और उसके पैरों को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाकर लेटाएं ताकि इससे उसके पैरों में हो रही खून की सप्लाई दिल की तरफ चली जाए। लेकिन अगर वो मरीज बेहोश है तो उसे फौरन सीपीआर दें। सीपीआर किसी तरह की दवाई या कोई इंजेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी इंसान की सांस रुक जाने पर उसकी छाती को दबाया जाता है ताकि उस इंसान की सांस को वापस लाया जा सके या फिर उसकी दिल की धड़कन को नॉर्मल किया जा सके। साथ ही इस प्रोसेस में मरीज के मुंह से सांस भी दी जाती है। सीपीआर देने का एक खास तरीका होता है जिसकी मदद से कई लोगों की जान को बचाया जा सकता है। लेकिन सीपीआर देने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी और इसकी ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी होती है। सीपीआर के दौरान बेहोश व्यक्ति को सांस देने से उसके फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है। सीपीआर देने के लिए सबसे पहले आप अपने एक हाथ की हथेली को व्यक्ति की छाती के बीच में रखकर अपने दूसरे हाथ की हथेली को पहले हाथ की हथेली के ऊपर रखें। इसके बाद अपनी कोहनी को सीधा करें और अपने कंधों को मरीज की छाती के ऊपर सीधे रखकर अपने शरीर के वजन का इस्तेमाल करते हुए मरीज की छाती को कम से कम 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर तक दबाएं और छोड़ें। ये दबाने और छोड़ने का काम 1 मिनट में 100 से 120 बार करना जरूरी है। लेकिन अगर आपको सीपीआर देना नहीं आता तो बस उस मरीज के होश में आने तक या फिर मदद आने तक उसकी छाती को दबाते रहें। इसके अलावा आपके पास या आपके घर में अगर एस्प्रिन है तो वो मरीज को दें। ये दवा खून के थक्के जो खून में जमा होते हैं उसे कम करती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुकता नहीं है। साथ ही उन्हें गहरी और लंबी लंबी सांस लेते रहने के लिए कहें ताकि उनके फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी ना हो। इस तरह फौरन सही वक्त पर सीपीआर या दवाई देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, सांप का नाम सुनते ही लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाता है, और हो भी क्यों ना। ये जीव होता ही इतना खतरनाक है कि दुनिया में होने वाली लगभग 15 लाख मौतें सिर्फ सांप के काटने से ही होती हैं। इसलिए इस जीव को दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक माना गया है। वैसे तो दुनिया भर में सांपों की करीब 2,500 से 3,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं। यही नहीं, वो जहरीले सांप इतने खतरनाक होते हैं कि अगर एक बार इंसान को काट लें तो इंसान का मरना लगभग तय होता है। ज्यादातर सांपों की प्रजातियां अंटार्कटिका, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और न्यूजीलैंड को छोड़कर लगभग हर जगह पाई जाती हैं, और इन्हीं 3,000 प्रजातियों में लगभग 600 प्रजातियां जहरीली होती हैं और इंसानों को मारने और बुरी तरह से घायल करने के काबिल होती हैं। भारत में अलग अलग इलाकों में लगभग 300 सांपों की प्रजातियां रहती हैं, जिनमें से 52 से ज्यादा तो बहुत जहरीली हैं। इन्हीं कुछ जहरीली सांपों में आता है किंग कोबरा का नाम, जिसे दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला सांप कहा जाता है। यह सांप ज्यादातर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है और इसकी लंबाई करीब 5 फीट से लेकर 13 फीट तक की होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में सांप के काटने से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा सिर्फ किंग कोबरा की वजह से होती है। किंग कोबरा का जहर कार्डियोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसी वजह से इस सांप के काटते ही इंसान का न्यूरो सिस्टम यानी कोशिकाओं का पूरा एक नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, जिससे शरीर को लकवा मार जाता है। यही नहीं, किंग कोबरा का जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर यह जहर किसी की आंखों में चला जाए तो वो इंसान अंधा भी हो सकता है। इसके बाद आती है रसेल्स वाइपर की बारी। इसे भी जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। ये एक वाइपर प्रजाति का सांप है जो बेहद गुस्से वाला होता है और कई लोग इसे अजगर समझकर पकड़ने की कोशिश में अपनी जान गंवा देते हैं। ये भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इस सांप के जहर में हीमोटॉक्सिन होता है और अगर ये सांप किसी को काट ले तो शरीर में खून के थक्के यानी खून जमने लगता है और कुछ वक्त के बाद इंसान की मौत हो जाती है।
इसके अलावा भी बहुत से जहरीले सांप जैसे कि इंडियन क्रेट, इंडियन कोबरा, 100 स्केल्ड वाइपर भी भारत के चुनिंदा जहरीले सांपों में से कुछ हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरी दुनिया के देशों के स्वास्थ्य यानी हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों को सुलझाने में मदद करता है, इसी संस्था की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से लेकर साल 2019 तक भारत में सांप के काटने से होने वाली मौतों की तादाद लगभग 12 लाख थी। इतना ही नहीं, अब भी हर साल भारत में सांप के काटने से करीब 58,000 मौतें होती ही हैं। इसके अलावा जो लोग गांव या किसी जंगल वाले इलाके में रहते हैं, उनके साथ ये घटना बहुत ज्यादा होती है। सांप के काटने के बाद उसके खतरनाक जहर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डसे जाने वाले लोगों में से सिर्फ 22.19% मरीज ही अस्पताल तक पहुंच पाते हैं और बाकी 60% से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। सांप के काटने से होने वाली मौतों में से लगभग 65% तो करैत सांप के काटने की वजह से होती हैं। स्टडी करने पर पाया गया है कि ये मौतें ज्यादातर जून से सितंबर के महीनों में होती हैं। सांप के काटने के बाद भी जान बच जाना अक्सर इस बात पर भी निर्भर करता है कि आसपास कोई अच्छा अस्पताल है या नहीं। जहरीले सांप के काटने से इंसान के शरीर पर 3 तरह से असर पड़ सकता है। ये इंसान के अंदर न्यूरोटॉक्सिक, हेमोटॉक्सिक या मायोटॉक्सिक चोट की वजह बनती है। न्यूरोटॉक्सिसिटी में किसी इंसान को सांस लेने और बोलने में दिक्कत होती है। यह जहर सीधा इंसान के न्यूरो सिस्टम पर असर करता है, जिसकी वजह से उसकी नजर कमजोर हो जाती है, यानी कि वो अपने आसपास की चीजों को सही तरह देख नहीं पाता और उसका गला सूखने लगता है। सांस लेने में दिक्कत होती है और चक्कर भी आने लगते हैं। हेमोटॉक्सिसिटी में इंसान के रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, जो कि हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन को पूरी शरीर में ले जाती हैं, यही लाल रक्त कोशिकाएं खत्म होने लगती हैं और साथ ही खून जमने लगता है। वहीं मायोटॉक्सिसिटी में इंसान की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है और इससे किडनी ब्लॉक हो जाती है और काम करना बंद कर देती है। मायोटॉक्सिक सांप ज्यादातर समुद्री जगह पर ही पाए जाते हैं। अक्सर लोग सांप के डसने पर डॉक्टर के पास जाने की बजाय झाड़ फूंक या किसी बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं और उसकी वजह से इलाज में होने वाली देरी की वजह से मरीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसी हालत में अंधविश्वास से जुड़े तरीके में ना पड़ते हुए जल्द से जल्द मरीज को ASV यानी कि एंटी स्नेक वेनम, जो कि सांप के जहर के असर को कम कर देता है, वो मरीज को देनी चाहिए। इससे उस इंसान या मरीज को खतरे से बचाया जा सकता है। सांप के डसने के बाद अक्सर इंसान डर जाता है और इसी डर की वजह से उसकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं और इंसान के अंदर जहर शरीर में तेजी से फैलने लगता है। इसलिए सांप के डसने के बाद इन बातों का ध्यान रखें और अगर आपके आसपास किसी इंसान को सांप काट ले तो उसकी मदद करें और सबसे पहले उसे शांत रहने के लिए कहें। ऐसी हालत में फौरन अस्पताल जाने के लिए हड़बड़ी ना करें, क्योंकि सांप के डसने के बाद फौरन इलाज ना किया जाए तो उससे किसी इंसान की जान भी जा सकती है। सांप काटने पर सबसे जरूरी है कि उसके सिम्टम्स की पहचान की जाए और उसका इलाज फौरन किया जाए। जहरीले सांप के काटने से शरीर में काटने वाली जगह पर दर्द और सूजन आ जाती है और इंसान को उल्टी, एलर्जी, जलन, त्वचा के रंग में बदलाव, बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द, लो BP, घाव से खून बहना, बहुत पसीना आना जैसी दिक्कतें होती हैं। इसलिए मरीज को सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते हुए उसके पास से सभी चीजें जैसे कि अंगूठियां, चेन और ब्रेसलेट जैसी चीजें हटा दें और जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस या डॉक्टर को फोन करें। एम्बुलेंस न आने तक घाव को ढीले और सूखे बैंडेज से कवर करें। याद रहे कि घाव पर किसी भी तरह का जोर नहीं लगाना है और न ही घाव को किसी भी चीज से धोना है। इसके अलावा घाव को किसी टाइट कपड़े से ना बांधें और सांप काटने के बाद मरीज को चलाएं नहीं, उसे एम्बुलेंस की मदद से ही अस्पताल लेकर जाएं। सांप के काटने पर डॉक्टर घाव की जांच करके मरीज को एक अलग इंजेक्शन देता है। आमतौर पर यह दवा मेडिकल में मिल जाती है, लेकिन फिर भी बिना जांच के मरीज को कोई भी दवा ना दें, क्योंकि दवा के ज्यादा मात्रा में देने से मरीज की जान भी जा सकती है। आमतौर पर ASV यानी एंटी स्नेक वेनम में भारत में पाए जाने वाले सभी जहरीले सांपों के जहर के खिलाफ सीरम मौजूद होता है। ASV से सांप का जहर कम हो जाता है, लेकिन अगर ये जहर दिमाग तक पहुंच जाता है तब ये दवा भी काम नहीं आ पाती है। इसलिए ASV जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देनी चाहिए। तो चलिए अब अगले एपिसोड में जानते हैं हीट स्ट्रोक के बारे में और इससे होने वाली मुश्किलों के बारे में। आप सुनते रहिए कुकू FM। उफ, ये गर्मी। अक्सर गर्मियों के मौसम में यही 3 शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं ना। वैसे तो ज्यादातर लोगों को गर्मियों का मौसम नहीं पसंद होता, लेकिन ठंड का मौसम आने पर सभी को गर्मियों के मौसम की याद आने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये बर्दाश्त न करने वाली गर्मी बढ़ क्यों रही है? इसकी एक ही वजह है, ग्लोबल वार्मिंग
यानी वायुमंडल में कुछ गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से दुनिया में तापमान बढ़ जाता है। इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है और इसी की वजह से यहाँ का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते तापमान का सबसे ज्यादा असर इंसानों पर ही पड़ता है, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में बढ़ते तापमान का असर हर उम्र के लोगों पर दिख रहा है। हालांकि ये असर 50 की उम्र के ऊपर के लोगों में ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इस उम्र में आने के बाद शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ऐसे में ये जानलेवा गर्मी इंसान की जिंदगी पर बहुत असर डालती है। ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से ही लोगों को हीट स्ट्रोक जैसे हादसों का सामना करना पड़ता है। इस बढ़ती गर्मी का असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। खासतौर से एशिया और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट्स के देशों में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसी बढ़ते तापमान के चलते वहां के लोग बीमार पड़ते रहते हैं। आजकल के बच्चे और युवाओं की आबादी पर गर्मी का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि इसी जनरेशन के ज्यादातर लोग और बच्चे कड़ी धूप में स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जैसी जगहों पर जाते हैं। दरअसल बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों के शरीर में एनर्जी कम होने लगती है। इसी की वजह से लोगों में हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स, सन एक्सपोजर, हाइपरथर्मिया और डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। हीट स्ट्रोक या हाइपरथर्मिया गर्मी की वजह से होने वाली बीमारी का एक रूप है, जो किसी भी इंसान के शरीर को तापमान को अचानक से बढ़ा देती है, जिसका सीधा असर इंसान के नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। हाइपरथर्मिया की वजह से लोग गर्मी से अकड़न और थकावट या कमजोरी जैसी चीजें महसूस करते हैं। हीट स्ट्रोक आने पर अगर तुरंत उसका इलाज ना किया जाए तो यह किसी भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अक्सर हाइपरथर्मिया बहुत गर्मी या लंबे समय तक धूप में रहने की वजह से होता है, जिसकी वजह से शरीर का तापमान यानी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो जाता है। इसी बढ़े हुए तापमान को अगर सही वक्त पर कम ना किया जाए तो ये दिमाग और किडनी जैसे जरूरी ऑर्गन्स को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार इस वजह से मौत का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा छोटे बच्चों में, बड़े बुजुर्गों में, गर्भवती यानी प्रेग्नेंट औरतों और ज्यादा वजन वाले लोगों में हीट स्ट्रोक होने का खतरा ज्यादा होता है। हीट स्ट्रोक आमतौर पर तब होता है जब किसी इंसान के शरीर में पानी और नमक की मात्रा कम हो जाती है और उसे पसीना आना भी बंद हो जाता है। हीट स्ट्रोक आने वाले लोगों में घबराहट, बेचैनी, सिर दर्द, हार्ट रेट बढ़ना, दौरे, बेहोशी जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यही नहीं, कभी कभी इंसान हीट स्ट्रोक की वजह से कोमा में भी चला जाता है। हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक को हम लोग आम भाषा में लू लगना भी बोलते हैं। जैसे आपने भी अक्सर घर में मम्मी या किसी बड़े को बोलते जरूर सुना होगा कि इतनी कड़ी धूप में अभी बाहर मत जाओ वरना लू लग जाएगी। अब धूप चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन कुछ जरूरी काम करने पर तो बाहर निकलना ही पड़ता है। लेकिन बाहर निकलने से पहले हम अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं। जैसे बाहर निकलने से पहले अपने पास एक पानी की बोतल जरूर रखें, जिससे कि डिहाइड्रेशन का खतरा कम हो जाए। इसके अलावा जब भी बाहर जाएं तो अपने सिर को ढक के बाहर जाएं, क्योंकि हमारे सिर पर ही सबसे पहले सूरज की यूवी रेस यानी किरणें पड़ती हैं। इसी वजह से लोगों को सिर में दर्द या फिर बेहोशी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पोल्यूशन और इतनी धूल मिट्टी के साथ तेज धूप से बचने के लिए सिर को ढकना भी जरूरी होता है। इसके लिए आप अपने साथ धूप में निकलते वक्त छाते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही घर से निकलने से पहले पानी या कोई जूस पीकर ही बाहर निकलें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि तेज धूप से आते ही और ज्यादा पसीना आने पर फौरन ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। भारत में ज्यादातर गर्मी राजस्थान, दिल्ली और बिहार जैसी जगहों पर पड़ती है, जहां के आसपास के इलाके बिल्कुल सूखे होते हैं और जहां आसपास पेड़ पौधे या बिल्कुल हरियाली नहीं होती। इन जगहों का तापमान गर्मियों में 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसीलिए हीट स्ट्रोक को लेकर बहुत से डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट वार्निंग देते हुए इसे हल्के में न लेने के लिए कहते हैं। ज्यादा देर धूप में रहने से हमारा खुद का शरीर तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाता और हीट स्ट्रोक होने पर शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है और कम नहीं हो पाता। इसकी वजह से स्वेटिंग मैकेनिज्म यानी पसीने आने का सिस्टम काम नहीं करता और इंसान को बिल्कुल पसीना नहीं आता। साथ ही हीट स्ट्रोक होने के 10 से 15 मिनट के अंदर शरीर का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इसलिए जब भी आप किसी को ऐसी हालत में देखें तो फौरन उसकी मदद करें। अगर किसी इंसान को हीट स्ट्रोक होता है तो सबसे पहले उसे धूप में ना रखें और किसी छांव में ले आएं। इसके बाद उसके शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए कूलर या पंखे के नीचे बैठाएं। फिर उसके ऊपर से कपड़ों की लेयर को थोड़ा हटा दें, जिससे कि उसे थोड़ी हवा लग सके। अगर इसके बाद भी उसके शरीर का तापमान कम नहीं होता तो फौरन एम्बुलेंस को कॉल करें और एम्बुलेंस के आने तक
और उस इंसान के शरीर को ठंडे पानी के कपड़े से पोंछते रहें। साथ ही उसके सिर पर आइस पैक या किसी कपड़े को ठंडे पानी से भिगो कर रखें। इसके अलावा उस इंसान के सिर, गर्दन, बगल और कमर पर भी ठंडे पानी में भीगे तौलिए या कपड़े को रखते रहें। एम्बुलेंस आ जाने पर उसे फौरन अस्पताल ले जाएं। तो दोस्तों, इस एपिसोड की चर्चा में जैसा आपने जाना कि हीट स्ट्रोक हम इंसानों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में जो लोग इतनी गर्मी में जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं जैसे दौड़ना या भागना, तो इन हालात में भी बॉडी का तापमान गर्मियों में अचानक से बढ़ जाता है। इसलिए हो सके तो ये सभी काम सुबह जल्दी उठकर करें या फिर शाम में सूरज के ढल जाने पर करने की कोशिश करें। इसके अलावा एक्सरसाइज करते वक्त थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। इन छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी में अपनाकर कोई भी हीट स्ट्रोक से बच सकता है। दोस्तों, इंसान का दिमाग भी एक बड़े कमाल की चीज है। हमारा मतलब है कि हम इंसान काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कभी नहीं थकता। हमारा दिमाग बिल्कुल एक रिमोट कंट्रोल की तरह है, जो हमारे शरीर से जुड़े अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करता है। हमारा चलना, बोलना, सांस लेना, कुछ याद करना, यह सब हमारे दिमाग की वजह से ही हो पाता है। इसलिए इस दिमाग का ख्याल रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है। हमारे दिमाग के अंदर अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। इनमें बहुत से अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं जो शरीर को कामकाज करने में मदद करते हैं, और यही हमारे आसपास की दुनिया के देखने के तरीके पर भी असर डालते हैं। इसे ऐसे समझें कि हमारा दिमाग हजारों सर्किट्स को जोड़कर बना है, जिसके अंदर करंट का फ्लो होता रहता है। इन सर्किट्स का काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इनमें से किसी सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी वो काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो उसके चलते हमारे शरीर में कुछ सिम्टम्स पैदा होंगे। उसे हम सीजर यानी मिर्गी का दौरा कहते हैं। अगर ये दौरा किसी को सिर्फ एक बार होता है तो उसे सीजर कहते हैं, लेकिन अगर ये दौरे 2 या 2 से ज्यादा बार पड़ें तो उसे एपिलेप्सी कहा जाता है। लेकिन मिर्गी के दौरों में इंसान के अंदर अलग अलग सिम्टम्स देखे जाते हैं, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि दिमाग के कौन से हिस्से में शॉर्ट सर्किट हुआ है, यानी दिमाग का कौन सा हिस्सा सही से काम नहीं कर रहा है। अगर किसी के दिमाग में मोटर कॉर्टेक्स का हिस्सा यानी दिमाग का वो हिस्सा जो बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वो सही से काम नहीं करता, तो शरीर में झटके और हाथ में अकड़न हो सकती है। इसके अलावा अगर दिमाग के सेंसरी कॉर्टेक्स का हिस्सा जो सेंसेशन यानी कुछ अनुभव या महसूस कराता है, वो सही से काम नहीं करता, तो शरीर के किसी भी हिस्से में अचानक से दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर हेलिम्बिक कोर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी पर्सनैलिटी और सोच को कंट्रोल करता है, वो खराब हो जाए, तो इंसान अलग तरह से बिहेव करने लगता है, जैसे कभी रोने लगता है तो कभी चिल्लाने लग जाता है। ऐसे में अगर आपके सामने किसी को दौरे पड़ रहे हों तो आप क्या करेंगे? देखिए, वैसे तो ऐसे केसेस में मरीज को लंबे समय के लिए दवाई देने की जरूरत पड़ती है और इसका इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। लेकिन जब भी किसी को दौरे पड़ते हैं तो आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो मरीज के हाथ पैर को पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि दौरे के दौरान जो उसे झटके पड़ते हैं वो काफी असरदार और जोर के होते हैं, और ऐसे में उन्हें रोकने से वो रुकेंगे नहीं, उल्टा आपके ऐसा करने से मरीज को चोट लग सकती है। इसलिए हाथ पैर पकड़ने की बजाय आप मरीज को धीरे से एक तरफ मोड़ें और नीचे लेटा दें। इससे उसे चोट नहीं लगेगी और उसके मुंह में जो झाग बन रहा है वो सीधे बाहर गिरेगा और उसे सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा दौरे पड़ते समय कुछ लोगों के जबड़े भी हिलते हैं। ऐसी हालत में कभी भी चम्मच या किसी भी दूसरी चीज को मरीज के दांतों के बीच में रखने की भूल ना करें, वरना इससे मरीज को दांत या जबड़े में चोट भी लग सकती है। साथ ही कुछ अंधविश्वास जैसी बातों पर भरोसा ना करते हुए मरीज को जूते या चप्पल सुंघाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जब इंसान को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उसे खुद नहीं पता होता कि आखिर वो कर क्या रहा है। इसलिए जबरदस्ती कोई भी दवाई या कुछ खाने की चीज, यहां तक कि पानी भी उसको जबरदस्ती ना दें, क्योंकि उस वक्त वो मरीज उसे निगलने की कंडीशन यानी स्थिति में नहीं होता है। आमतौर पर ये दौरे 2 से 4 मिनट में अपने आप ही रुक जाते हैं, लेकिन अगर 5 मिनट से ज्यादा देर तक दौरे पड़ते हैं या फिर दौरे के बाद मरीज को सांस लेने या जागने में दिक्कत होती है तो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें और मरीज को अस्पताल ले जाएं। वैसे तो दौरे पड़ने वाले मरीजों की 2 से 3 साल तक दवाइयां चलती हैं, लेकिन अगर डॉक्टर को दौरे पड़ने की वजह का पता चल पाता है तो जिंदगी भर दौरों की दवाई खानी पड़ सकती है। वैसे तो इस बीमारी का पता सदियों पहले ही लग गया था,
लेकिन इस बीमारी को लेकर लोगों के मन में अभी भी एक गलत सोच बनी हुई है और इसी वजह से लोग इस बीमारी का सही तरह से इलाज करने की बात नहीं करते। यहाँ तक कि पिछड़े इलाकों में लोग इस बीमारी को भूत प्रेत का साया समझ लेते हैं और उसका सही तरह से इलाज करवाने की जगह झाड़ फूंक और अंधविश्वास जैसी चीजों पर भरोसा करने लग जाते हैं। कुछ जगहों पर तो लोग मिर्गी के मरीजों को पागल ही समझ लेते हैं। असल में जन्म के वक्त दिमाग में पूरी तरह से ऑक्सीजन ना पहुंचने पर या फिर दिमागी बुखार जैसे इंसेफेलाइटिस के इन्फेक्शन से दिमाग पर असर पड़ने से मिर्गी की बीमारी होती है। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक होने पर, ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचने पर, न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे अल्जाइमर जिसमें इंसान को भूलने की बीमारी होती है, या फिर जेनेटिक कंडीशन यानी पहले से पीढ़ियों में चलने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। मिर्गी के दौरे का सही समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी है, वरना कभी कभी गाड़ी चलाते वक्त या फिर पानी में तैरते वक्त इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट होने के दौरान ऐसे दौरों से माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए दौरे पड़ते वक्त मरीज के साथ रहें और उसका ध्यान रखें और उसे चोट ना लगे, इस बात का खास ख्याल रखें। दौरे खत्म होने के बाद उस इंसान की मदद करें और जब वो पूरी तरह से होश में आ जाए तो उसे बताएं कि आखिर क्या हुआ था। इस तरह कुछ सही कदम उठाकर आप बड़ी आसानी से मिर्गी के दौरे पड़ने वाले इंसान की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि घर में चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, लेकिन अगर उस घर में मां नहीं होती तो घर खाली सा ही लगता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। देखिए, मां बनना हर एक औरत का सपना होता है, लेकिन बच्चे को जन्म देने तक का सफर किसी भी मां के लिए आसान बिल्कुल नहीं होता। प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीनों तक एक औरत की जिंदगी में हर रोज एक नया बदलाव आता है। उसके पहनने ओढ़ने के तरीके से लेकर खाना खाने, उठने बैठने के तरीके भी बदल जाते हैं। ऐसे वक्त में एक औरत को वो सब खाने की इच्छा होने लगती है जो शायद उसने पहले कभी ना खाया हो। लेकिन आज के समय में जब लोग एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो बहुत सारी महिलाएं इस बात को लेकर थोड़ी परेशान और डरी हुई रहती हैं कि अगर उनका लेबर पेन अचानक शुरू हो गया और उस दौरान उनके आसपास कोई न रहा तो वो इन हालात को अकेले कैसे मैनेज करेंगे, अकेले हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, क्योंकि इन हालात में खुद को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपकी ड्यू डेट यानी डिलीवरी डेट कब की है। साथ ही इस डेट के आसपास घर पर अकेले भी नहीं रहना चाहिए। महिलाएं चाहें तो अपनी मदद के लिए एक नर्स को भी साथ रख सकती हैं। वहीं अगर डिलीवरी डेट पास आने पर उन्हें थोड़ा सा भी दर्द महसूस हो रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि लेबर पेन कभी भी शुरू हो सकता है तो किसी की मदद से उन्हें खुद को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। मान लिया जाए कि किसी महिला को घर पर ही लेबर पेन की शुरुआत हो गई और उसके आसपास कोई भी नहीं है तो कम से कम ऐसे किसी को कॉल करना चाहिए जो जल्द से जल्द उसके पास पहुंच सके। अगर आप ऐसी किसी हालत में हों और आपके घर से अस्पताल दूर हो तो ऐसी हालत में परेशान होने के बजाय आपको शांत रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है और आपके पास अस्पताल जाने का समय नहीं है तो परिवार वालों की मदद से इमरजेंसी डिलीवरी घर पर भी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर लेबर पेन होता क्या है। दोस्तों, लेबर पेन तब शुरू होता है जब 9 महीने के बाद बच्चे के बाहर आने का वक्त हो जाता है। इसमें भी एक होता है रियल लेबर पेन और दूसरा होता है फॉल्स लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन में गर्भाशय यानी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस यानी सिकुड़न जैसा महसूस होता है, लेकिन ये रोजाना नहीं होता और थोड़ी देर के लिए ही होता है और फिर अपने आप गायब भी हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शंस में थोड़ी बेचैनी महसूस होती है और थोड़ा दर्द भी होता है, लेकिन ये दर्द बहुत ज्यादा जोर से नहीं होता और थोड़ा घूमने फिरने या फिर चलने उठने बैठने और थोड़ा पानी पीने पर यह दर्द कम हो जाता है। ऐसे में अगर आपको लेबर पेन नहीं हो रहा और ये दर्द फॉल्स है तो ये दर्द सिर्फ पेट के निचले हिस्से में महसूस होगा, ना कि लोअर बैक यानी कमर में। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस होंगे वैसे वैसे ही अंदर पल रहे बच्चे की मूवमेंट भी बढ़ती ही जाएगी। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं का शरीर करीब 1 महीने पहले से रियल लेबर की तैयारियां करने लगता है। जी हाँ, इस दौरान सर्विक्स यानी गर्भाशय के निचले हिस्से का मुंह खुलना शुरू हो जाता है और बच्चा पेल्विस की तरफ से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। पेल्विस शरीर का वो हिस्सा है जिसमें ब्लैडर, यूट्रस, वर्जाइना और रेक्टम होते हैं और जब बच्चा नीचे आने लगता है पेल्विस और रेक्टम पर प्रेशर बढ़ने लगता है और एक अजीब सा सेंसेशन महसूस होने लगता है और कॉन्ट्रैक्शंस भी बढ़ने लगते हैं। यही रियल लेबर पेन के सिम्टम्स होते हैं जो प्रेग्नेंट महिलाओं में दिखने लगते हैं।
इसके अलावा फॉल्स लेबर के वक्त अगर थोड़ा चला फिरा जाए तो दर्द कम हो जाता है, जबकि रियल लेबर पेन के वक्त किसी भी तरह की एक्टिविटी या फिर चलने बैठने पर भी दर्द कम नहीं होता, बल्कि ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता ही जाता है। रियल लेबर पेन की शुरुआत कमर में उठने वाले दर्द से होती है और यही दर्द धीरे धीरे पेट के निचले हिस्से तक पहुंचता है और कई बार तो पैरों में भी दर्द होने लगता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला बच्चा फ्लूइड से भरे मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, जिसे एमनियोटिक सैक भी कहते हैं। लेबर पेन की शुरुआत के वक्त ये मेम्ब्रेन फट जाता है, जिसे वाटर ब्रेक होना भी कहते हैं, और फिर पेट के अंदर का फ्लूइड बाहर आने लगता है। इसलिए अगर ऐसा कभी आपके सामने हो तो ऐसी हालत में सबसे पहले इमरजेंसी नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस और डॉक्टर को बुलाएं और प्रेग्नेंट महिला को गहरी सांसें लेने के लिए और शांत रहने के लिए कहें। लेबर पेन शुरू होने और वाटर ब्रेक होने पर प्रेग्नेंट महिला को एक साफ और गर्म कमरे में एक आरामदायक जगह पर सीधा लेटा दें और जल्दी से इन जरूरी सामान को ले आएं, जैसे कि एक साफ डिलीवरी किट जिसमें साबुन, गर्भनाल को काटने के लिए एक नया रेजर ब्लेड, बच्चे को सुखाने और लपेटने के लिए कुछ कपड़े, सैनिटरी पैड, प्रेग्नेंट महिला और बच्चे की सफाई के लिए गर्म पानी, एक तौलिया और एक चादर। ये सभी सामान इकट्ठा कर लेने के बाद आप बिस्तर या बर्थिंग एरिया को पर्दे से ढक दें और महिला के ऊपर चादर डाल दें और अपने पास से किसी भी तरह की घड़ी या गहने को हटा दें। इसके बाद कम से कम 30 सेकंड के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। इसके अलावा आप अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास दस्ताने मौजूद हैं तो उन्हें भी पहन लें। सबसे जरूरी बात, प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी को आसान तरीके से करने के लिए उसे कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान लंबी सांस लेने के लिए कहते रहें और डिलीवरी के वक्त देखते रहें कि बच्चे का सिर सर्विक्स यानी गर्भाशय के नीचे वाले हिस्से से बाहर आ रहा है या नहीं। अगर बच्चे का सिर बाहर आता दिखे तो उस महिला को थोड़ा और पुश यानी धक्का देने के लिए कहें और बीच बीच में लंबी सांस लेने के लिए भी कहें। इसके बाद जैसे ही बच्चा वर्जाइना यानी योनि से निकलता है, उसे धीरे से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें, लेकिन गलती से भी बच्चे के सिर या शरीर को खींचने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक बार सिर बाहर निकल जाए तो कंधे और फिर शरीर का बाकी हिस्सा आसानी से बाहर आने लगता है। लेकिन अगर गर्भनाल यानी प्लेसेंटा का एक हिस्सा बच्चे की गर्दन या बच्चे के चारों ओर लिपटा हो तो उसे धीरे से खोल दें। ऐसा करने के लिए आप इसे धीरे से सिर के ऊपर उठा सकते हैं या बच्चे के कंधों के पीछे धकेल सकते हैं। एक और बात का खास ख्याल रखें कि नई मां को गर्भनाल को काटने के तरीके में सावधानी बरतनी चाहिए और इसे सही तरीके से काटना चाहिए। लेकिन अगर आपको गर्भनाल काटनी नहीं आती है तो इस नाल को जुड़े रहने देना चाहिए और डॉक्टर के आने तक इस नाल को कुछ समय के लिए एक साफ तौलिए में लपेटे रहने दें। इसके बाद खुद डॉक्टर गर्भनाल को सुरक्षित तरीके से काट सकते हैं। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसे गर्म रखने के लिए मां की छाती पर रखें। इसके कुछ वक्त बाद बच्चे को एक साफ तौलिए या सूखे कपड़े से धीरे से आराम से सुखाना चाहिए। एक बार जब बच्चा सूख जाए तो मां और बच्चे दोनों को किसी भी साफ या सूखे कपड़े से ढक दें। लेकिन अगर बच्चा तुरंत रोना शुरू नहीं करता है तो बच्चे की पीठ को धीरे से लेकिन मजबूती से रगड़ने के लिए तौलिए या सूखे कपड़े को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट महिला को पहले से डॉक्टर ने ये जानकारी दे रखी हो कि डिलीवरी के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर अगर गर्भ में बच्चा सीधा ना हो या फिर डिलीवरी नॉर्मल करने के बहुत कम चांसेस हों, तो ऐसे समय में बिना वक्त बर्बाद किए उसे फौरन लेकर अस्पताल पहुंचें। दोस्तों, अक्सर हम किसी न किसी को एक बात दोहराते हुए पाते हैं कि आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है। फिर वो चाहे किसी का घर हो या जंगल, आग अपने रास्तों में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर देती है। आग भले ही हमें रोशनी भी देती हो, लेकिन इसी आग का गलत इस्तेमाल करने पर या फिर भूल या अनजाने में की गई एक गलती भी कभी कभी काफी बड़े हादसे में बदल जाती है। तभी तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आग से कभी भी खेलना नहीं चाहिए। हम अक्सर टीवी या अखबार में देखते हैं कि कैसे आग लगने से इस दुनिया में न जाने कितने बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़े बड़े हादसों की वजह हम लोगों की छोटी सी लापरवाही ही होती है। कभी शॉर्ट सर्किट तो कभी रसोई घर की लीकेज या फिर कभी पूजा घर में चलता दिया या अगरबत्ती एक बड़ी आगजनी का कारण बन जाती है और हमें भनक तक नहीं लगती। इसलिए हर किसी को घर में खाना बनाते वक्त या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते वक्त बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। शायद आप जानते ही हैं कि आग लगने का खतरा गर्मी के मौसम में कितना ज्यादा बढ़ जाता है। ये खतरा ज्यादातर एक वजह से बढ़ता है और वो है शॉर्ट सर्किट। जी हाँ, हम सभी को पता है कि गर्मियों में बिजली का इस्तेमाल कितना ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि ज्यादातर घरों, फैक्ट्रियों
या ऑफिसेज में बिजली से चलने वाले अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए शॉर्ट सर्किट की वजह से न जाने कितनी जगहों पर आग लगने जैसी घटनाएं हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग कैसे लग जाती है। देखिए, आग लगने की वैसे तो कई वजह हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में आग लगने जैसी घटनाओं के पीछे एक वजह होती है और वो है शॉर्ट सर्किट। क्योंकि शॉर्ट सर्किट के बाद लगने वाली चिंगारी कब आग में बदल जाती है पता ही नहीं चलता और इसी आग को फिर धीरे धीरे बढ़ावा देती है। प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़े जैसी चीजें। अब इस बात से कोई अनजान तो है नहीं कि प्लास्टिक कितनी जल्दी आग पकड़ लेती है। ऊपर से उसमें आग भी काफी देर तक लगी रहती है और वो जल्दी बुझती भी नहीं है, इसीलिए उसे बुझाने में भी काफी वक्त लगता है। इसी के चक्कर में बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। इसके अलावा गर्मी से राहत पाने के लिए पंखे, एसी या कूलर जैसी चीजों का इस्तेमाल भी लगातार किया जाता है। ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है, बल्कि ऐसा सबके घर में होता है। इसलिए गर्मियों के मौसम में इन सभी चीजों को भी आराम यानी उसे कुछ देर के लिए बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मशीन के लगातार चलने से वो गर्म हो जाती है और उसमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। हम सभी ने कहीं ना कहीं देखा या सुना जरूर होगा कि ब्लास्ट होने के बाद कहीं कहीं पूरी जगह यानी पूरे घर या बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो धुआं काफी जल्दी फैलने लगता है। ऐसी हालत में खुद को आग से बचाने के लिए और धुएं से बाहर निकालने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखकर खुद की और दूसरों की जान बचा सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले होश खोने की बजाय खुद को शांत रखें और सबसे पहले फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करके मदद मांगें। अक्सर लोग आग लगने पर घबरा जाते हैं और अफरा तफरी मचा देते हैं, जिससे बचाव का काम करने में परेशानी होती है। ऐसी हालत में खुद को हमेशा फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से तैयार रखना चाहिए। आग लगने के बाद हमेशा चारों तरफ धुआं फैल जाता है और ऐसे मुश्किल हालात में जितना हो सके उतना अपने सिर को नीचे ही रखे रहें और हो सके तो किसी कपड़े या फिर रुमाल का इस्तेमाल करके उसे पानी में भिगोकर अपनी नाक के ऊपर रख लें। ऐसा करने से धुएं में मौजूद कार्बन पार्टिकल आपसे दूर रहेंगे और आप अच्छी तरह से सांस भी ले पाएंगे। ज्यादा देर तक धुएं में रहना ठीक नहीं होता, इसलिए जितना जल्दी हो सके वहां से निकलने की कोशिश करें और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो घर या कमरे में धुआं भरने से पहले ही वहां की सभी खिड़कियां खोल दें। ऐसी हालत में जो लोग सबसे नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उन्हें तो बाहर जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ अगर आग किसी ऊंची इमारत में लगी हो तो उन्हें नीचे जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आपका भी घर किसी ऊंची इमारत में हो तो गलती से भी नीचे उतरने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, बल्कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करके नीचे उतरने या जाने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर कोई इंसान आग से झुलस गया हो या वो घायल हो तो उसे जमीन पर लेटाने की बजाय उसे कंबल या किसी भारी और मोटे कपड़े में लपेटने की कोशिश करें। वहीं अगर आपने खुद ऐसे कपड़े पहने हैं जिनसे आग लगने या फिर जल्दी आग पकड़ने के चांसेस हों तो उसी वक्त उन कपड़ों को उतार दें या खुद को किसी चादर से ढक लें। साथ ही अगर किसी तरह आग कपड़ों तक भी आ जाती है तो जमीन पर लेटकर उसे बुझाने की कोशिश करें। इसके तुरंत बाद खुद को किसी चादर, कंबल या दूसरा बड़ा कपड़ा मिल जाए तो उसे शरीर पर लपेट लें और वहां से बाहर निकल जाएं। हालांकि कुछ कुछ जगहों पर आग इतनी ज्यादा फैल जाती है कि उसे बुझाना आसान नहीं होता और न ही वहां शरीर पर लपेटने के लिए कोई दूसरी चीज होती है। ऐसी हालत में जैसे ही आपको लगे कि आग लगने वाली है या लग चुकी है तो तुरंत फायर ब्रिगेड के साथ साथ एम्बुलेंस को फोन करके बुला लें। अगर किसी बड़ी बिल्डिंग या ऑफिस में फायर अलार्म है तो उसे बजाकर लोगों को सावधान करें। ऐसी हालत में ज्यादातर लोग खुद को बचाने के लिए आग बुझाने में जुट जाते हैं और इसी वजह से उसी में फंसे रह जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आग किसी भी वक्त ज्यादा फैल सकती है तो तुरंत वहां से निकलें या फिर किसी कोने में जाकर जमीन पर बैठ या लेट जाएं। इससे धुएं का असर आप पर काफी कम होगा। अक्सर धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस पैदा होती है जिसमें सांस लेने से कुछ ही मिनटों में इंसान बेहोश हो जाता है और उसकी मौत भी हो सकती है। साथ ही इन हालात में आपको अपने पास एक फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र ढूंढना चाहिए ताकि अगर आग आप तक पहुंचे तो आप उसे बुझा पाएं। इसके अलावा आग लगने पर आपको तुरंत बिजली का मेन स्विच भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बिजली की तारें जल्दी आग पकड़ लेती हैं। साथ ही आसपास की जगहों पर आग पर काबू करने के लिए आप या तो पानी या फिर रेत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक बात का खास ख्याल रखें कि अगर आग बिजली के तारों या शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है तो गलती से भी पानी का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए ना करें और जहां आग लगी है उसके आसपास की चीजों को हटा दें, क्योंकि उनसे आग फैल सकती है। इन सभी हादसों को रोकने के लिए समय समय पर अपने घर में लगे फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर जैसी चीजों की जांच करते रहें। ज्यादातर ऐसी मुश्किलों में लोग फायर एक्सटिंग्विशर की ओर देखते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। इसके अलावा घर में छोटे बच्चों से लाइटर, माचिस जैसी चीजों को दूर रखा जाना चाहिए,
और किचन में काम करते वक्त ध्यान रखें कि आपके कपड़े ना जलें और गैस का इस्तेमाल करते वक्त ज्यादा सावधानी बरतें और काम खत्म होने के बाद गैस को अच्छे से बंद कर दें और हो सके तो एक बार फिर से चेक भी कर लें। अगर आग की वजह से आप थोड़ा सा ज्यादा जल जाते हैं तो कम से कम 10 या 15 मिनट तक अपना हाथ ठंडे पानी में रखें। इससे आपको जलन थोड़ी कम होने लगेगी। इसके बाद आप तुरंत जाकर डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप खुद की और दूसरों की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, हर किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में तरह तरह की मुश्किलों का सामना जरूर किया होगा, लेकिन आज हम जिस मुसीबत या झटके की बात कर रहे हैं वो कोई मामूली झटका नहीं है। जी हाँ, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बिजली के झटके की बात कर रहे हैं। जब किसी इंसान के शरीर से बिजली होकर गुजरती है तो इसी को करंट लगना या बिजली का झटका लगना कहते हैं। लेकिन कई बार ये झटका छोटा सा हो सकता है और कई बार ये झटका काफी जोरदार और बहुत खतरनाक भी हो सकता है। बिजली के झटके का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान को कितने ज्यादा वोल्ट की बिजली से करंट लगा है। बिजली का झटका लगने से शरीर के न सिर्फ अंदर के अंगों को भी नुकसान पहुंचता है बल्कि ये बाहरी के अंग को भी जला सकता है। बिजली का झटका तो कहीं भी कैसे भी लग सकता है, जैसे कि पावर लाइन, घर की लाइट, स्विच से या फिर किसी तरह की बिजली से चलने वाली चीजों के इस्तेमाल से भी करंट लग सकता है। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि छोटे बच्चे अक्सर खेलते वक्त बिजली के स्विच में उंगली डालते हैं तो कभी किसी वायर को मुंह में ले लेते हैं। इसीलिए बड़ों को सोच समझकर और कोई भी लापरवाही ना दिखाते हुए इन सभी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अगर देखा जाए तो हमारे देश भारत में सभी हादसों में से ज्यादातर मौतों का लगभग 5 या 6% हिस्सा बिजली से जुड़े हादसों की वजह से होता है। एक आम इंसान के शरीर में लगभग 70% पानी होता है और जब इंसान के शरीर को करंट लगता है तो बिजली इंसान के शरीर के सेल्स यानी कोशिकाओं को जला देती है और तभी पानी जलने की वजह से इंसान का खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे खून के बहने का बहाव एकदम धीमा हो जाता है। खून का बहाव धीमा होने की वजह से ही इंसान के शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। अगर कभी भी आपको गलती से या किसी भी वजह से बिजली का झटका लगता है, फिर चाहे वो झटका ज्यादा तेज ना भी लगा हो, लेकिन फिर भी एक बार अस्पताल जाकर डॉक्टर से जांच जरूर करवा लें कि शरीर के अंदर तो किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। अगर ऐसी कोई चोट लगी होगी भी तो तुरंत डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। अक्सर करंट लगने वाले लोगों के शरीर में अकड़न हो जाती है, साथ ही उनका शरीर कुछ भी महसूस करना बंद कर देता है और कुछ को तो झंझनाहट सी महसूस होती है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ, सिर दर्द, देखने में परेशानी या सुनने में परेशानी होने जैसी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। कई मामलों में इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर करंट शरीर के द्वारा गुजरने पर कार्डियक अरेस्ट यानी दिल के रुकने का खतरा भी होता है और तो और कई बार करंट लगने से या जलने से छाले भी हो सकते हैं। ज्यादा तेज वोल्ट का करंट लगने से दिल के साथ साथ दिमाग पर भी गहरा असर पड़ता है। अगर यही करंट किसी बुजुर्ग या बड़ी उम्र वाले इंसान को लग जाए तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बिजली का करंट लगने के तुरंत बाद ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिनसे कि करंट लगने वाले इंसान की जान बचाई जा सकती है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर किसी को बिजली का झटका लग रहा है तो उसे कभी भी सीधा अपने हाथ से पकड़ने या छुड़ाने की कोशिश ना करें, वरना आप खुद भी करंट की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए करंट लगने वाले इंसान को किसी प्लास्टिक की चीज या फिर लकड़ी की मदद से अलग करने की कोशिश करें। सबसे बढ़िया रहेगा अगर आप मेन स्विच से पावर कट कर दें ताकि आप सामने वाले इंसान को करंट की चपेट से छुड़ा सकें। साथ ही इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पानी में करंट बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए करंट के दौरान गलती से भी नंगे पैर पानी में ना जाएं। इसके अलावा किसी भी तरीके की धातु से बनी चीजें जैसे लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सभी में भी करंट बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन इन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जब आप एक बार पावर स्विच को बंद कर देते हैं तो सबसे पहले करंट लगने वाले इंसान की पल्स देखें और चेक करें वो होश में है या नहीं। अगर करंट लगने के बाद उसकी सांसें धीमी हो जाएं या सांस चलना बंद हो जाए तो उसे CPR भी दें और तुरंत एम्बुलेंस को फोन करके इमरजेंसी मदद मांगें। वहीं अगर उसके शरीर से खून बह रहा हो तो उसे रोकने के लिए उस जगह को एक साफ और सूखे कपड़े से बांध दें। आमतौर पर बिजली के झटके के प्रभाव से लगी चोट का इलाज अलग अलग तरीकों से किया जाता है, जैसे कि जलने की हालत में एंटीबायोटिक दी जाती है और बैंडेज की जाती है और जरूरत के हिसाब से टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है। ये टिटनेस का इंजेक्शन बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को रोकने का काम करता है। देखिए, करंट भले ही हल्का फुल्का हो लेकिन इसका असर दिल की गति यानी हार्ट बीट पर जरूर पड़ता है और अगर झटका तेज हो तो आगे जाकर यह आपके लिए एक बड़ी मुसीबत भी पैदा कर सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए किसी इलेक्ट्रिक चीज का इस्तेमाल करने से पहले चप्पल जरूर पहनें।
और इनका इस्तेमाल करते वक्त सावधानी से काम करें। और बिजली से चलने वाली चीज़ों की साफ सफाई के दौरान या फिर इसे छूते वक्त सबसे पहले बिजली का बटन बंद कर लें। तो ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप करंट लगने वाले इंसान को बचा सकते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसी किसी भी घटना के बाद घायल इंसान को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, फिर चाहे वो इंसान हादसे के बाद पूरी तरह से ठीक ही क्यों न लग रहा हो। तो आइए अब चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। अर्थक्वेक यानी भूकंप। इन जैसी मुसीबतों का सामना कब करना पड़ जाए इसकी किसी को खबर ही नहीं होती, क्योंकि भूकंप कभी भी और कहीं भी आ सकता है। इसलिए पहले से भूकंप की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनी होती जिससे भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती तो हर साल लाखों लोगों की जानें बच जाती। भूकंप कब आ जाए इस बात का पता लगाना हम आम इंसानों के बस की बात तो है नहीं। यहाँ तक कि कब और कहाँ पैरों तले जमीन खिसकने लग जाए इस बात का पता लगाना खुद साइंटिस्ट के लिए भी बहुत मुश्किल भरा काम है। देखा जाए तो असल जिंदगी में भूकंप का सामना कोई भी इंसान नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक ऐसी मुश्किल है जिसे हम रोक भी नहीं सकते। यहाँ तक कि बहुत से साइंटिस्ट भी कोशिश कर चुके हैं भूकंप की भविष्यवाणी करने में, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो जाते हैं। दुनिया भर में लोग हर साल भूकंप के हजारों छोटे या बड़े झटकों को महसूस करते हैं। जहां कुछ लोग इस झटके को महसूस कर पाते हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि भूकंप कब आया और कब चला गया। इस मुश्किल के चलते कई देशों में हजारों की संख्या में लोगों की जानें भी चली जाती हैं। इस बात को जानकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भूकंप कितना खतरनाक है। आपने भी कभी न कभी भूकंप के झटके महसूस किए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि भूकंप कैसे और क्यों आता है? दोस्तों, जब पृथ्वी की सतह अचानक हिलने लगती है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। लेकिन ये भूकंप आखिर आते क्यों हैं? दरअसल हमारी धरती के अंदर 7 प्लेटें होती हैं जो घूमती रहती हैं, और जब ये प्लेटें बहुत ज्यादा हिल जाती हैं तो हम भूकंप महसूस करते हैं। ये प्लेटें जहां टकराती हैं उन्हें भूकंप का केंद्र यानी मिड पॉइंट कहा जाता है, और उस जगह के ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से एक ऊर्जा यानी एनर्जी निकलती है। इसी जगह पर भूकंप का कंपन यानी वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे ये वाइब्रेशन कम होने लगता है तो इसका असर भी कम होता जाता है। इस भूकंप की जांच करने के लिए एक रिक्टर स्केल को बनाया गया है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहते हैं। इसका इस्तेमाल करके ये पता लगाया जाता है कि भूकंप कितने जोर से आया था। इस रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के स्केल पर मापा जाता है। इस स्केल पर भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से नापा जाता है। अक्सर भूकंप के दौरान जमीन के अंदर से जो एनर्जी निकलती है उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी से बहुत दूर, या ये कहा जाए कि बहुत किलोमीटर तक एक वाइब्रेशन पैदा होता है और जमीन में दरारें तक पड़ने लग जाती हैं। अगर रिक्टर स्केल पर 7 या इससे ज्यादा जोर से भूकंप आता है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में काफी तेज झटका महसूस होता है। ऐसे में जब बार बार प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके कोने मुड़ने लगते हैं और प्लेटों पर ज्यादा दबाव बनने पर वो टूटने भी लगती हैं। इसी वजह से जमीन में दरारें पड़ने लगती हैं। इसे इस तरह से समझें कि जब आप एक तालाब में जोर से पत्थर फेंक कर मारते हैं तो हमें चारों तरफ से आती हुई लहरें दिखाई देती हैं। ठीक इसी तरह जब भूकंप में प्लेट्स टूटती हैं तो भूकंप की लहरें यानी वेव्स चारों दिशाओं में फैल जाया करती हैं और तभी जमीन अचानक से हिलती है और कांपने लगती है। वैसे तो भूकंप आने की कई और दूसरी वजह भी हो सकती हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना या फिर किसी न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी कभी कभी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। भूकंप की गहराई जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम इंटेंसिटी यानी तीव्रता से वो महसूस होती है। रिक्टर स्केल पर 5 से 5.9 के भूकंप को इतना ज्यादा खतरनाक नहीं माना जाता है और लगभग हर साल इस तरह के 700 झटकों को महसूस किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ 6 से 6.9 की तीव्रता तक के भूकंप को खतरनाक माना जाता है और ये साल में कम से कम 100 बार आते हैं। अगर बात करें 7 से 9 तीव्रता के भूकंप की तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं और इनके आने पर जबरदस्त तबाही मच जाती है। इसलिए ऐसे वक्त में खुद का बचाव करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप भी कभी भूकंप के झटकों को महसूस करते हैं तो तुरंत अपना वक्त बर्बाद न करते हुए बिल्डिंग, घर या अपने कमरे से बाहर खुली जगह में चले जाएं। भूकंप आने पर बड़ी बड़ी इमारतों को काफी खतरा होता है और कभी कभी भूकंप से होने वाले नुकसान में इमारतें पूरी तरह से ढह भी सकती हैं। इसीलिए बड़े बड़े शहरों में ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इन इमारतों के गिरने से जान भी जा सकती है। इसलिए भूकंप आने पर तुरंत बाहर या खुली जगह में चले जाना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी ऊंची इमारत में रहते हैं तो गलती से भी भूकंप के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल करके नीचे आने की कोशिश ना करें, बल्कि नीचे उतरने के लिए सीढ़ी का ही इस्तेमाल करें।
अगर किसी वजह से आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या फिर आप ऐसी जगह पर हैं जहां बाहर निकलने से भी कोई फायदा नहीं है, तो खुद को सुरक्षित करने के लिए किसी ऐसी जगह खोजें जहां आप बच सकते हैं। ऐसे में आप बेड के नीचे, किसी डेस्क या टेबल के नीचे छुपकर भी अपनी जान बचा सकते हैं। साथ ही भूकंप के झटके महसूस होने पर आपको पंखों, खिड़की, अलमारी या किसी भी भारी सामान से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनके गिरने और कांच के टूटने से चोट लगने का खतरा बना रहता है। यही नहीं, भूकंप की वजह से जमीन फटने का भी डर होता है, जिसकी वजह से बांध यानी डैम या पुल यानी ब्रिज जैसी चीजों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी हालत में ऐसी जगहों पर न खड़े रहें। साथ ही भूकंप के बाद बिजली की लाइन या बिजली के खंभे गिरने या टूट जाने से आग लग सकती है, तो इनसे भी दूर रहने की कोशिश करें। इसके अलावा अपने घर में सभी बिजली से चलने वाली चीजों को भी बंद कर दें। अगर हो सके तो अपने घर की बिजली का कनेक्शन ही बंद कर दें। अगर किसी वजह से आप मलबे के नीचे फंस गए हैं तो ज्यादा हिलने की कोशिश ना करें और किसी रुमाल या कपड़े से मुंह ढकने की कोशिश करें। साथ ही मलबे के नीचे खुद की मौजूदगी को जताने के लिए आप किसी पाइप या दीवार को बजाते रहें, ताकि बचाव दल आपको ढूंढ कर बचा सके। अगर आप इन बातों का सही से ध्यान रखेंगे तो खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन हम भूकंप के खतरे को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर है और इसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होता। लेकिन हाँ, चंद कदमों की मदद से आप खुद को बचाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, डिजास्टर यानी मुसीबत तो कई तरह की होती है और इनके घटने के बाद एक बार को अपनी जान बचाई भी जा सकती है। लेकिन पानी से आने वाली मुसीबतें ऐसी होती हैं जिनसे बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब भले ही ये मुसीबत सुनामी या बाढ़ किसी भी रूप में आए, ये हमेशा जानलेवा ही होती है। अब बाढ़ क्या होती है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन सुनामी क्या होती है और ये कैसे आती है ये आपको पता है? सुनामी आने पर समुद्र में तेज उठने वाली जो खतरनाक लहरें होती हैं वो असल में भूकंप की वजह से या फिर पानी के अंदर होने वाली हलचल से पैदा होती हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां आप रहते हैं वहां सुनामी आए, लेकिन अगर कभी ऐसी हालत आपके सामने आ जाए तो उसका सामना आपको कैसे करना है ये जानना जरूरी है। जरा सोच कर देखिए कि अगर आप किसी सुनामी में फंस गए तो क्या होगा। आप खुद को उस वक्त किस तरह से बचाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि आप एक शांत समुद्र में अपनी बोट से जाते हैं और फिर अचानक से आप देखते हैं कि सुनामी की वजह से बड़ी बड़ी लहरें आपके सामने आ रही हैं। ये सब देखकर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? वैसे तो समुद्र के किनारे लहरें उठती ही रहती हैं, लेकिन उस वक्त जो लहरें समुद्र के किनारे आती हैं वो सुनामी जितनी खतरनाक नहीं होती। सबसे पहले ये बात अच्छे से जान लीजिए कि किसी भी डिजास्टर से निकलते वक्त आपको सारे फैसले बड़ी जल्दी में ठंडे दिमाग से लेने होते हैं। इसलिए अगर ऐसे वक्त पर आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप उस डिजास्टर से निकल पाएंगे। अगर आप किसी नाव या बोट पर हैं और सुनामी से आने वाली तेज पानी की लहरें आपकी बोट को फिट करती हैं तो घबराएं नहीं और शांत रहें और बोट के ऊपर वाले हिस्से पर अपनी पकड़ बनाकर रखने की कोशिश करें। अगर हो सके तो उस वक्त अपनी बोट पर काबू करने की पूरी कोशिश करें और नाव को सुनामी से दूर समुद्र के शांत पानी में लेकर जाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसी वक्त सुनामी आपको और आपकी बोट को डुबाते हुए समुद्र की गहराइयों में ले जाएगी। जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो सबसे पहले उसकी नाक और मुंह के जरिए पानी उसके फेफड़ों तक पहुंच जाता है। इससे इंसान की मांसपेशियां यानी मसल्स अकड़ने लगती हैं और साथ ही शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो भी रुक जाता है। ऐसी हालत में इंसान बेहोश होकर पानी में डूबने लगता है और इस दौरान पानी में डूबने वाला इंसान चिल्ला चिल्ला कर मदद भी नहीं मांग पाता है, क्योंकि उसे सांस लेने के लिए अच्छी तरह से ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती है। इसीलिए शोर ना मचा पानी की वजह से उसे मदद नहीं मिल पाती और डूबने से उसकी मौत हो जाती है। इसलिए अगर आप कभी ऐसे मुश्किल हालात से गुजरते हैं या फिर किसी गहरे तालाब या फिर नदी में गिर जाते हैं तो सबसे पहले मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाएं। चिल्लाने के अलावा आप किसी कपड़े को लहराने या पानी को उछालने जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ा बहुत तैरना आता है वो एक बार को किसी तरह से अपनी जान बचा भी लेते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी तैरना नहीं आता तो आप बस किसी भी तरह से पानी में अपने हाथ पैर चलाते रहने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप हाथ पैर चलाने से भी पानी में डूबते चले जा रहे हों या फिर अगर आपके जूते या बैग जैसी कोई भी चीज आपका वजन बढ़ा रही है तो उसे तुरंत अपने शरीर से हटा दें। साथ ही जितना हो सके अपने सिर को पानी से बाहर रखें और सांस लेने की कोशिश करते हुए किनारे पर आने की कोशिश करें। ऐसे मुश्किल हालात में पानी में डूबने के डर से घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि घबराहट में हमारी मांसपेशियां और भी ज्यादा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने लगती हैं। जब हमारे फेफड़ों में हवा अच्छे से भरी होती है तो हमारा शरीर ठीक तरीके से तैरता है। इसीलिए घबराकर तेजी से सांस लेने की कोशिश ना करें। किसी भी तरह से नदी के किनारे पर आने की कोशिश करें, क्योंकि किनारे पर पानी की गहराई कम होती है
अगर आपको नदी में कोई प्लास्टिक या फिर लकड़ी तैरती हुई दिख रही है तो उसे पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि इसे पकड़कर आप डूबने से बच सकते हैं। साथ ही इसकी मदद से किसी भी तरह से नदी के किनारे पर आने की कोशिश करें या फिर वहां जाने की कोशिश करें जहां पर पानी की गहराई कम हो। अगर आप पानी के बीचों बीच हैं और ऐसे में आप पानी में हाथ पैर मारकर थक गए हों तो पीठ के बल लेटने की कोशिश करें और अपने सिर को पीछे की ओर झुकाए रखें। ऐसा करने से आप डूबेंगे नहीं। अक्सर जिन्हें तैरना नहीं आता वो तो पानी से खुद को दूर रखते हैं, लेकिन जिन्हें मामूली तैरना आता है वो अपना टैलेंट दिखाने कभी नादा कभी नदी या तालाब में उतर जाते हैं। ऐसे लोगों के डूबने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आप भी किसी डूब रहे इंसान को देखते हैं तो तुरंत उसे बचाकर प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड जरूर दें। किसी को डूबता देख उसकी जान बचाना जरूरी है, लेकिन पानी में जाने से पहले ध्यान में रखें कि आपको खुद को तैरना आता है या नहीं। ऐसा ना हो कि कहीं आप भी पानी में डूबने लगें। डूबने की वजह से फेफड़ों में पानी भर जाता है और फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए अगर ज्यादा वक्त तक फेफड़ों में पानी रहता है तो इससे सांस रुकने पर 3 मिनट बाद इंसान की मौत हो जाती है। नदी तालाब में आप किसी डूबते को बचा रहे हैं तो वो आप पर चढ़ने लगेगा। ऐसे में वो आपको डुबो भी सकता है। इसलिए किसी को बचाने का तरीका भी सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी को डूबता देखते हैं तो किसी की मदद लें और अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें। इसके बाद आप डूबते हुए इंसान की पल्स चेक करें। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो सीने पर हथेली से दबाव डालकर पंपिंग करें। बच्चों के केस में 2 उंगलियों का प्रेशर ही काफी होता है। पंपिंग के समय में सीने पर 2 इंच से ज्यादा प्रेशर न डालें। ऐसा करने से फेफड़ों में भरा पानी निकल जाएगा और धड़कन लौट सकती है। इसके बाद भी अगर वो बेहोश हो तो उसे तुरंत सीपीआर दें। सीपीआर देने के लिए सबसे पहले उसकी नाक बंद करके उसके मुंह को पूरा खोल दें, फिर अपने मुंह से उसके मुंह में सांस दें। ऐसा हर 5 सेकंड के बाद करते रहें जब तक उस इंसान की धड़कन काम न करने लगे। इसके बाद जब रोगी के मुंह से पानी निकलने लगे तो गर्दन टेढ़ी कर पानी निकाल दें। इसके बाद रोगी के सीने पर कान रखकर धड़कन महसूस करें। अगर वो सांस ले पा रहा है तो उसके शरीर को गर्म रखें और डॉक्टर के आने तक उसके साथ रहें। इस तरह आप किसी डूबते हुए इंसान की मदद करके उसकी जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि आपको खुद को और दूसरों को पानी में डूबने से कैसे बचाना है। ऐसे ही किसी और इमरजेंसी सिचुएशन की बात करने के लिए आइए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। दोस्तों, चोकिंग या घुटन तब होती है जब कोई चीज गले के पिछले हिस्से में फंस जाती है। इसी वजह से किसी इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे वक्त पर कुछ न करने से इंसान की जान जाने का खतरा भी बढ़ सकता है। इस तरह की घटना ज्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों में देखने को मिलती है। हालांकि जो लोग बहुत जल्दी खाना खाते हैं या खाना ठीक से नहीं चबाते हैं या फिर लेट कर खाना खाते हैं उनमें भी ये खतरा बना रहता है। ये चोकिंग की हालत बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है। अगर खाना खाने की नली में फंस जाए तो खाना खाते वक्त किसी का भी दम घुट सकता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे खेलते समय कभी भी गलती से कोई खिलौना या किसी चीज को खाने की चीज समझकर मुंह में दे देते हैं, जिससे उनका दम भी घुट सकता है। अक्सर छोटे बच्चे खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, साथ ही दूध भी जल्दी जल्दी पीते हैं। यहाँ तक कि बहुत बार बच्चे खेलने में इतने लगे हुए होते हैं कि उनके घर वालों को उन्हें खेलते समय ही दूध पिलाना पड़ता है और खाना खिलाना पड़ता है। कई बार छोटे बच्चे खाने को ठीक तरह से नहीं चबा पाते और कई बार हड़बड़ी में खाने को चबाने के बजाय जल्दी से निगलने की कोशिश करते हैं, जिससे अक्सर बच्चों के साथ दम घुटने या चोकिंग जैसी दिक्कतें होती हैं। ऊपर से छोटे बच्चे सेंसिटिव होते हैं और उन्हें चोकिंग जैसी दिक्कत का खतरा भी ज्यादा होता है। इसलिए उन्हें हर वक्त सावधानी से हैंडल करना जरूरी होता है। तभी पेरेंट्स को इस बात की जानकारी होनी ही चाहिए कि अगर बच्चे का दम घुटता है तो उसे तुरंत राहत दिलाने के लिए और खतरनाक चीजों से बचाने के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए। चोकिंग होने पर शरीर में ऑक्सीजन का आना जाना बंद हो जाता है, इसलिए कुछ मामलों में ये मौत की वजह भी बनती है। इसलिए घुटन होने पर किसी इंसान को जल्द से जल्द फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार देना जरूरी होता है। अक्सर घुटन होने पर कोई इंसान अपने गले के चारों ओर हाथ रखता है, इसलिए अगर आप किसी इंसान को ऐसी हालत में पाते हैं तो आगे बढ़ें और उसकी मदद करें। लेकिन कई बार कोई इंसान चोकिंग होने पर कोई संकेत या इशारा नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से उसकी मदद कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी हालत में आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए उसकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि कभी कभी घुटन की वजह से किसी इंसान को बोलने में तकलीफ हो या फिर उसे सांस लेने में दिक्कत या उसे जोरदार खांसी भी हो सकती है। कई बार घुटन की वजह से होंठ, स्किन यानी त्वचा और नाखून नीले या काले भी हो सकते हैं। किसी भी इंसान में अगर ऐसे सिम्टम्स यानी लक्षण देखने को मिलते हैं तो हो सकता है कि उसका दम घुट रहा हो। ऐसे मामले में सबसे पहले इंसान को शांत करें और उसे खांसने के लिए कहें, ताकि खांसते वक्त जो कुछ भी गले में फंसा होगा वो मुंह से बाहर आ सके।
और उस व्यक्ति को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। अगर इससे काम ना बने तो तुरंत अस्पताल या डॉक्टर को फोन लगाएं और एम्बुलेंस की मदद मांगें। मदद आने के बीच के वक्त में आप उस इंसान को बैक ब्लो दे सकते हैं। बैक ब्लो देने के लिए साइड में खड़े हो जाएं और उसे आगे की ओर झुकाएं और उसकी पीठ पर दूसरे हाथ से तेज झटका दें। ऐसा कम से कम 5 बार करें। इसके अलावा आप उस इंसान को एब्डोमिनल थ्रस्ट भी दे सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको उस इंसान के पीछे खड़ा होना और अपने हाथों को उसके पेट के चारों ओर कसकर लपेटना होगा। इसके बाद अपने हाथ की एक मुट्ठी इस तरह से बनाएं कि अंगूठे का इस्तेमाल पेट के ऊपरी हिस्से पर दबाव डालने के लिए किया जा सके। ऐसा करते समय मुट्ठी को दूसरे हाथ से पकड़ें और तेजी से ऊपर की ओर जोर लगाएं। यह हवा को फेफड़ों में ले जाने का काम करती है और ऐसा करने से जो गले में अटका होगा वो भी बाहर आ जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखें कि इस तरकीब का इस्तेमाल छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पेट में ना करें। उनकी मदद करने के लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लें या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। अगर चोकिंग की वजह से इंसान कभी बेहोश हो जाता है तो आप उसे फर्श या जमीन पर लेटा दें और अपने हाथों से उसकी छाती पर दबाव डालें। साथ ही आप उसको कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन यानी सीपीआर देने की भी कोशिश करें। सीपीआर देने की कोशिश तभी करें जब आपको इस बारे में पूरी जानकारी हो, क्योंकि हर किसी को सीपीआर देने का तरीका नहीं पता होता और इसलिए यह सलाह दी जाती है कि जो लोग सीपीआर जानते हैं उन्हें इसे करना चाहिए। लेकिन अगर सीपीआर के बाद भी वो इंसान बेहोश रहता है तो उसे जल्द से जल्द किसी पास के अस्पताल में ले जाएं। इस तरह से आप चोकिंग और घुटन महसूस करने वाले इंसान की जान बचा सकते हैं और उसे एक नया जीवन दान दे सकते हैं। दोस्तों, जब कभी आप घर में रहते हैं तो कभी कभी छोटी छोटी दिक्कतें भी एकदम बड़ी लगने लगती हैं। जैसे कभी कभी पेट में गैस बन जाना या फिर पेट में दर्द होना, ब्लोटिंग होना या फिर एसिडिटी जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी में दूसरों का ख्याल रखने के साथ साथ आपको खुद का ख्याल रखने के लिए भी कुछ वक्त जरूर निकालना चाहिए। हम सबको पता है कि अगर खुद को फिट रखना है तो योगा और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। अब फिट रहना तो सब चाहते हैं, लेकिन फिट रहने के लिए क्या हम सही तरीकों को अपनाते हैं? अब ये बात तो सच है कि रोजाना एक्सरसाइज करने से डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, अच्छी नींद आती है, आपको सही वजन बनाए रखने में मदद मिलती है और आप बीमारियों से भी दूर रहते हैं। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। इसलिए एक्सरसाइज के वक्त जब आप नाक के बजाय मुंह से सांस लेने लग जाएं तो समझ जाइए कि अब आप अपनी क्षमता से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसे में आपको तुरंत वर्कआउट करना रोक देना चाहिए। इसके अलावा जब एक्सरसाइज करने के दौरान आपका मुंह सूखने लगे तो ये समझ लें कि आप बहुत एक्सरसाइज कर चुके हैं और अब आपको पानी पीने की जरूरत है। यहां तक कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से चोट लगने का भी डर बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, ज्यादा एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में खिंचाव और पीठ में दर्द जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं और इसकी वजह से रात को सोने में दिक्कत होती है, क्योंकि मांसपेशियों पर दबाव पड़ने की वजह से बेचैनी महसूस होती है, जिससे रात में सो पाना मुश्किल हो सकता है। अच्छी सेहत के साथ साथ खाने पीने की अच्छी आदतें भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होती हैं। वो कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान का दिल खुश करना हो तो उसके लिए अच्छा सा खाना बनाकर देना चाहिए, क्योंकि पुरानी कहावत है कि इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। शायद इसलिए ज्यादा स्वाद मिलने पर कुछ लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से पेट में गैस या पेट दर्द जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए आप थोड़ी देर वॉक कर सकते हैं या फिर कुछ घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं। जैसे आप थोड़ी अदरक खा सकते हैं या अदरक की चाय पी सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा योगा करके भी अपने पेट के दर्द को भगा सकते हैं। लेकिन अगली बार से इस बात का खास ख्याल रखें कि एक साथ बहुत सारा खाना ना खाएं। इसी दिक्कत की तरह आजकल लोग एसिडिटी यानी सीने या छाती में जलन जैसी दिक्कत को भी महसूस करते हैं। एसिडिटी की दिक्कत लगभग सभी को कभी न कभी हो ही जाती है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी एक ऐसी दिक्कत है जो कि ज्यादातर तेल और मसालेदार खाने की वजह से हो जाती है, क्योंकि इस तरह का खाना खाने से पेट में पित्त यानी एसिड बढ़ जाता है और लोगों को पेट में जलन जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एसिडिटी के बार बार होने से ये गैस्ट्रोइसोफेगल डिसीज यानी GERD में भी बदल सकती है। इस बीमारी में पेट का एसिड खाने की नली में आ जाता है, जिसकी वजह से खाने की नली की अंदरूनी परत में जलन होती है। इसीलिए एसिडिटी से बचने के लिए सबसे पहले तो खाए हुए खाने को पचने दें और खाना पचने के बाद ही कुछ और खाएं। साथ ही अगर आप बहुत देर तक भूखे भी रहते हैं तो भी आपको एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है। यहाँ तक कि लंबे समय से पेन किलर जैसी दवाइयां लेने से भी एसिडिटी हो जाती है। इसके अलावा शराब और कैफीन से बनी चीजें और ज्यादा स्मोकिंग करने से भी ये दिक्कत होती है। इसी की वजह से लोगों को उल्टी आने जैसा, सिर और पेट में दर्द या बेचैनी होने जैसा महसूस होता है।
अगर एसिडिटी से बचना है तो तेल और मिर्च मसालेदार खाने से जितना हो सके दूर रहें। इसकी जगह एकदम सादा या कम मसाले वाला खाना खाएं। एक बात का और ख्याल रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल ना सोएं और खाने के बाद थोड़ा टहलने की आदत डालें। जितना हो अल्कोहल और कॉफ़ी यानी कैफीन से दूर रहें। दोस्तों, अब आपने भी देखा होगा कि अक्सर घर में काम करते वक्त या फिर बच्चों के खेलते वक्त उन्हें चोट लग जाती है। कभी हाथ तो कभी पैर में कहीं कट लग जाता है तो कहीं चोट लग जाती है। लेकिन कभी कभी हाथ या शरीर का कोई भी जगह के कट जाने के बाद खून रुकना बंद ही नहीं होता। ऐसे में डॉक्टर के पास जाने से पहले खून का बहना रोकना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए एंटीसेप्टिक दवाओं के अलावा घर में कुछ चीजों का इस्तेमाल खून के बहाव को रोक सकता है और उसे ठीक भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले खून को रोकने के लिए घाव के ऊपर कुछ भी लगाने से पहले कटी हुई जगह को पानी से साफ करें और कटी हुई त्वचा को बैंडेज या पट्टी से ढक दें। अगर कट का घाव गहरा है तो डॉक्टर से इस पर टांके लगवाएं और पट्टी को रोजाना बदलें। अगर पट्टी गंदी हो गई है तब भी इसे उसी समय बदल दें। याद रहे कि हर बार पट्टी बदलने से पहले भी और बदलने के बाद भी अपने हाथों को अच्छे से धो लें और साफ कर लें। दोस्तों, अब सर्दियों का मौसम बस आ ही गया है। ऐसे में बदलते मौसम में अक्सर अस्थमा का अटैक भी बढ़ जाता है। असल में अस्थमा एक सांस की बीमारी है। इसमें सांस लेने वाली नलियों में सूजन आ जाती है जिससे सांस लेने में किसी इंसान को तकलीफ होती है। बदलते मौसम के साथ ठंड के दौरान या पहाड़ों पर या फिर एयर पॉल्यूशन की वजह से और ज्यादा भीग जाने पर भी अस्थमा का अटैक होता है। कभी कभी अटैक इतना तेज होता है कि कोई इंसान बेहोश तक हो जाता है या फिर उसकी सांसें भी रुकने लगती हैं। लेकिन ज्यादातर अस्थमा के मरीज अपनी बीमारी के बारे में जानते हैं और ऐसी मुश्किलों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं। इसलिए वो इन्हेलर हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। अगर आपको कोई इंसान दिखता है जैसे अस्थमा अटैक आ रहा हो तो उनकी जेब या बैग में देख लें और अगर इन्हेलर है तो उसे फौरन सुंघाएं। इसके बाद मरीज को सीधा बैठाएं और इस बात का ध्यान रखें कि अस्थमा अटैक के दौरान मरीज को लेटाना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर मरीज बोल सकने की हालत में नहीं है तो जितना जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या किसी अस्पताल में ले जाने की कोशिश करें। तो ये थे कुछ तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप दूसरों को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ डॉक्टर को भगवान कहा जाता है क्योंकि वो लाखों लोगों की जिंदगी बचाते हैं। लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि वो हर इंसान इस धरती पर भगवान समान है जो मुश्किल आने पर दूसरों की मदद करता है। इसलिए जब भी मौका मिले तो दूसरों की मदद जरूर करें क्योंकि भगवान भी आपकी मदद तभी करता है जब आप दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो सब स्वस्थ रहता है, लेकिन अगर अच्छी सेहत ही ना हो तो सारी सुख सुविधाएं भला किस काम की। आज जिस तरह और जितनी तेजी से ये दुनिया बदल रही है उस सब का असर हम सबको देखने को मिल रहा है। इस बदलाव के जितने फायदे हो रहे हैं तो उतने ही बड़े बड़े नुकसान भी हमें उठाने पड़ रहे हैं। आज तरह तरह की नई बीमारियां, ग्लोबल वार्मिंग और भी कई मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हम सभी चाहते हैं हम और हमारे परिवार वाले हमेशा स्वस्थ और मुसीबतों से दूर रहें। यहाँ तक कि कोरोना की महामारी के बाद हम सभी को एक बात तो समझ में आ गई है कि हर मुसीबत से लड़ने के लिए हमें खुद को तैयार रखना पड़ेगा और इसलिए खुद की और परिवार वालों की मदद के लिए हम सभी को मेडिकल इमरजेंसी में काम आने वाले फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। किसी तरह का हादसा होने पर या फिर छोटी छोटी बीमारी में सबसे पहले हम खुद से फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए फर्स्ट एड की सही जानकारी होना जरूरी होता है। वैसे तो फर्स्ट एड के लिए किसी खास इक्विपमेंट और मेडिकल डिग्री की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट एड देने और डॉक्टर के इलाज में दोनों में फर्क होता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब और कहां आप ऐसी हालत में हो जाएं जहां आपको किसी को प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड देना पड़ जाए, क्योंकि कई बार ऐसी हालत बन जाती है जहां मौके पर अस्पताल ले जाने में काफी देर हो सकती है और ऐसी ही हालत में हमें फर्स्ट एड और इमरजेंसी इलाज की अहमियत पता चलती है। अगर घर में छोटा बच्चा है तो ऐसे में फर्स्ट एड की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। साथ ही हर छोटी मोटी चोट, सिर दर्द, खांसी, जुकाम या उल्टी होने पर अक्सर लोग फर्स्ट एड का सहारा लेते हैं। ऐसे में सभी पेरेंट्स के लिए फर्स्ट एड की जानकारी होना जरूरी है। बच्चों को खेलते कूदते समय खरोंच या कट लग जाते हैं। ऐसे में इन चोटों का इलाज घर पर ही आसानी से किया जा सकता है। जैसे ब्लीडिंग होने पर चोट पर दबाव डालकर ब्लीडिंग रोक सकते हैं या फिर एंटीबायोटिक क्रीम की मदद से चोट को ठीक किया जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं बल्कि सबके लिए जानना इन्हें जरूरी हो जाता है। लेकिन इन छोटे छोटी चोटों के अलावा हम आज बड़े बड़े मुश्किल हालात में दी जाने वाली फर्स्ट एड के बारे में भी जान पाए हैं। जैसे किसी डूबते हुए इंसान को या किसी के दम घुटने पर उसे किस तरह से सीपीआर देनी चाहिए, या फिर अचानक से हीट स्ट्रोक पड़ने पर, या फिर शरीर में किसी तरह का जहर फैलने पर या जल जाने पर कौन सी दवा और इंजेक्शन देना चाहिए।
इसके अलावा कौन सी मुश्किल हालत में मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की जरूरत होती है और कौन सी हालत में तुरंत इलाज की जरूरत होती है, ये सब जानकर कोई भी इंसान उस व्यक्ति की मदद करके उसकी जान बचा सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ये खास पेशकश लेकर आए थे और हमें उम्मीद है हमारी ये पेशकश आपके लिए मददगार साबित हुई होगी।